टाइम हो गया। ठीक है, आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। क्लियर? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है। जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अपना मतलब टी फॉर्म से होता है, अकाउंटिंग अकाउंट से बना हुआ है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, मतलब ये टी फॉर्म में होगा। ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब ये भी समझेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वैसे ट्रांजैक्शन को कहते हैं जो गुड्स, सर्विसेज, मनी और एसेट, चार चीजें, गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट के ओनरशिप के ट्रांसफर से रिलेटेड हो। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स के ओनरशिप के ट्रांसफर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, मतलब इसमें डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो लेफ्ट साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है। गेटिंग? लेफ्ट साइड क्रेडिट साइड होगा, राइट साइड डेबिट साइड होगा। क्रेडिट का मतलब जो कैश के इनफ्लो से रिलेटेड होगा और राइट साइड कैश के आउटफ्लो से रिलेटेड होगा। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होता जा रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होगा कैसा। ऊपर में बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अकाउंटिंग के जैसा ही लिखते हैं, है ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक, बट अकाउंट के जैसा ऊपर में लिखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। और लेफ्ट साइड में जो पर्टिकुलर्स लिखते हैं अकाउंटिंग में, वहाँ पर्टिकुलर्स नहीं लिखेंगे, वहाँ क्रेडिट्स लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो ऑफ कैश। क्लियर? और राइट साइड डेबिट साइड होगा जिसमें आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। फिर उसके क्रेडिट्स और डेबिट्स के नीचे जितने भी आइटम होंगे चार टाइप के होंगे, चार रोज में होंगे, चार टाइप के इनफ्लो और उसी का ऑपोजिट चार टाइप का आउटफ्लो होगा। उन ट्रांजैक्शंस को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। अभी सीखे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, जो गुड्स, सर्विसेज, मनी और एसेट्स के ओनरशिप के ट्रांसफर से रिलेटेड होते हैं। क्लियर? बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री के जितने रेसिडेंट्स हैं। अब यहाँ रेसिडेंट का मतलब ही समझ लेंगे कि रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। रेसिडेंट डज नॉट मीन सिटीजन। रेसिडेंट वो होता है जो रहता है। ये इसके पहले हम लोग नेशनल इनकम में रेसिडेंट का मतलब सीख चुके हैं। क्लियर? फॉरेनर भी रेसिडेंट हो सकता है अगर वो 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए इंडिया में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है तो वो भी रेसिडेंट होता है। यहाँ पर भी रेसिडेंट का मतलब इंडिया के सारे इंडिविजुअल्स, सारे इंस्टीट्यूशंस, सारे गवर्नमेंट एजेंसीज इंडिया के रेसिडेंट हैं। ठीक? एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है एक पीरियड के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ठीक है, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। समझ में आ गया? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस चार से रिलेटेड हैं। कौन कौन? गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो होते हैं बुक में अभी समझ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे तो समझ में नोट बना लेंगे। अभी जो लिखने का होगा वो अभी लिखेंगे। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम
जो गुड्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जो कि नजर आते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, वो विजिबल आइटम होते हैं। टाइंजेबल गुड्स, सर्विसेज, गुड्स और जो सर्विसेज का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, उसको इनविजिबल आइटम्स कहते हैं। इंटेंजिबल एसेट नहीं बोलेंगे, सर्विसेज बोलेंगे। तीसरा आइटम जो ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफर आइटम होते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर इसको कहते हैं, वन साइडेड ट्रांसफर। ये ट्रांसफर हम लोग नेशनल इनकम में सीख चुके हैं। इनकम दो टाइप के होते हैं, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम बाइलेटरल होता है, फैक्टर सर्विस देते हैं तो हमको फैक्टर इनकम मिलता है, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्लियर? तो ये जो तीसरा आइटम है यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड, मतलब इसके अगेंस्ट में कोई फैक्टर सर्विस रेंडर नहीं करते हैं। समझ में आ गया? तो यूनिलेटरल ट्रांसफर में इंटरनेशनल गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ये सारे जो होते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं। इंडिया से वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को देते हैं और वर्ल्ड से इंडिया को मिलता है, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर हैं। और फोर्थ आइटम कैपिटल ट्रांसफर, इसमें फॉरेन एसेट्स लायबिलिटी आते हैं, ये आते हैं। अब एक इमेजिनरी हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अपने समझने के लिए बना देते हैं, फिर ये चैप्टर उसी स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा। लिखेंगे ऊपर में बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। लेफ्ट साइड में लिखे, दो पार्ट में डालेंगे, पार्टीशन डालेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, 5-6 रो का लिखेंगे, 20 डालेंगे, और थोड़ा हाँ, बीच में लाइन डालो, हाँ, और अमाउंट के लिए भी लाइन डाल दो, अमाउंट के लिए भी दोनों साइड, नहीं, ऑल राइट, गुड। हाँ, अब होल्ड, वो नहीं, जो अकाउंटिंग में डेबिट होता है यहाँ लिखेंगे क्रेडिट्स, पर्टिकुलर्स नहीं लिखेंगे, साइड का DRCR नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट्स एंड रुपीज। क्रेडिट्स का मतलब हो गया, ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट में इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। एंड राइट साइड में डेबिट्स मीन्स आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑपोजिट होता है, ये याद रखेंगे। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रुपीज, और ऊपर में एक छोटा सा हेड नोट लिख लेंगे, रुपीज इन करोड़, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट है पूरी कंट्री का है ये, तो करोड़ से नीचे का फिगर नहीं होगा, 100 लाख करोड़ में हो सकता है। क्लियर? अब फर्स्ट रो में लिखेंगे क्रेडिट साइड में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ब्रैकेट में लिखेंगे 100, नहीं अमाउंट रुपीज में 100, मतलब 100 करोड़ के गुड्स का पूरे अकाउंटिंग ईयर में एक्सपोर्ट हुआ, मतलब 100 करोड़ रुपीज का फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर आया। और इसके डेबिट साइड में लिख लेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स 80 करोड़। क्लियर? ये जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा, इसके ब्रैकेट में लिख लेंगे विजिबल आइटम्स। क्रेडिट में लिख लो विजिबल आइटम्स, नीचे यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे विजिबल आइटम्स। क्लियर? गुड्स आर विजिबल आइटम्स। अब नेक्स्ट रो में लिखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ब्रैकेट में लिख लेंगे इनविजिबल आइटम्स। इमेजिनरी फिगर ले लेते हैं 80 करोड़, और राइट साइड में
एक इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज 100 करोड़, क्लियर। थर्ड रो में लिखेंगे यूनिलेटरल रिसीट्स, $500। इधर राइट साइड में यूनिलेटरल पेमेंट्स, $400। नहीं, पेमेंट यूनिलेटरल, एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे, एक्सपेंडिचर का मतलब अलग हो जाता है। यूनिलेटरल पेमेंट गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी हो गया, जो हम पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देते हैं। लास्ट रो लिखेंगे कैपिटल रिसीट्स, $400 करोड़। कैपिटल पेमेंट्स 500 करोड़। 500 करोड़। अब दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। टोटल कितना हुआ? नहीं, सेम है दोनों, बोथ साइड्स मस्ट टैली, क्योंकि ये अकाउंटिंग है तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल मस्ट बी सेम। 1080, ठीक है क्या? गुड। एंड 1080 इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है? नहीं, लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। अब ये समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो टाइप के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये बिल्कुल वही पार्टनरशिप में जो फंडामेंटल चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ कैपिटल सीखते हैं, फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड याद करेंगे, उसमें दो अकाउंट्स मेंटेन करते थे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद करेंगे कि कैपिटल अकाउंट के अंदर भी दो टाइप के, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो होता है उसके अंदर दो टाइप के अकाउंट मेंटेन होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? एंड करंट अकाउंट के अंदर 3 टाइप के बैलेंसेज मेंटेन होते हैं, वो अभी लिखेंगे, अभी समझेंगे। तो अब एक लाइन छोड़ करके नीचे से लिखेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, नहीं और लाइन के पास है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ब्रैकेट में BOT स्लैश डाल के लिखेंगे, स्लैश डाल के ऑब्लिक डाल के, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स, BOT को ब्रैकेट बंद कर देंगे, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। अभी जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, इस पर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 1 मार्कर क्वेश्चन दे देते हैं। अब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है वो समझ लेंगे। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का फर्स्ट रो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसका डिफरेंस होता है। दैट मीन्स BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखो और उसका अमाउंट भी निकालो, इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हाँ, ये निकाल कर बताओ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। देखो कितना है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, 100 करोड़। देखो 100 माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है 80 करोड़। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना हो गया 20 करोड़। सिंपल। अब एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 100 करोड़ का है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स 80 करोड़ का है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना होगा। और इसी पर 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है 20 है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है, तो इंपोर्ट कितना होगा। या बैलेंस ऑफ ट्रेड 20 है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स 80 है, तो बैलेंस ऑफ
ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितने के होंगे। ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू में देते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, बड़ा आसान होता है अगर ये कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो तो। क्लियर। अब नेक्स्ट लिखेंगे बैलेंस ऑफ सर्विसेज, BOS। स्लैश, इसको बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स भी कहते हैं। गुड। तो इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये लिखो। हाँ, इसका वैल्यू -20 करो, 80 - 100। पूरी तरह से समझ में आ रहा है? वेरी गुड। -20 करोड़, ऊपर भी करोड़ से लिख लेंगे। कई बार टीचर इस पर भी ध्यान देते हैं कि 20 लिख दिया, करोड़ तो लिखा ही नहीं, उसके नंबर काट लेंगे। थर्ड रो का जो डिफरेंस होता है, इसको बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर, BOUT ऐसा लिखेंगे, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। BOUT। इसका फॉर्मूला होगा यूनिलेटरल रिसीट्स माइनस यूनिलेटरल पेमेंट्स। गुड। इसका अमाउंट लिखो, अमाउंट निकालो, कितना हुआ? 100 करोड़। गुड। नाउ लिसन, द टोटल ऑफ ऑल these three is called balance of current account. That means balance of current account equal to BOT plus BOS plus BOUT, ये भी लिख लेंगे। बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, BOT शॉर्ट में ही लिख लेते हैं, BOS प्लस BOUT। दैट मीन्स बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ current account equal to balance of trade, balance of services, balance of unilateral। कितना हुआ इस तीनों का टोटल? 100 करोड़। गुड। अब इस पर भी एग्जाम में कोई MCQ दे सकते हैं कि कोई भी एक फिगर मिसिंग कर दिया कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इतना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इतना है, बैलेंस ऑफ सर्विसेज इतना है, तो बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल कितना होगा? या तीन में से कोई भी एक मिसिंग फिगर दे सकते हैं और देते हैं। याद रखेंगे, ये इको के प्रैक्टिकल में भी पूछ लेते हैं, बोर्ड में तो आता ही आता है, प्री बोर्ड में तो आता ही आता है, तो ये पूरा क्लियर होना चाहिए। अब लिखेंगे बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट का फॉर्मूला होगा कैपिटल रिसीट्स माइनस कैपिटल पेमेंट्स, फोर्थ रो। कितना? -100।
अब समझेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इक्वल टू बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स +100 -100 0। समझ में आ गया? तो ये भी लिखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इक्वल टू बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इक्वल टू बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। दैट मस्ट बी 0, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर ये बनता है और उसमें डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता ही होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सर एग्जाम में कितने मार्क्स आता है पूरा चैप्टर? ये पूरा ये नहीं आएगा, ये बहुत कम बुक में दिया हुआ है। क्लियर? लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर को समझने के लिए। ये अकाउंट समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। क्लियर? अब इसी चीज को और एक अगला नोट सा तैयार कर लेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर बनाएंगे, सेंटर में लिख देंगे बैलेंस अगेन BOP अकाउंट। ये भी बड़ा हेल्पफुल होता है। इसको दो पार्ट में ब्रैकेट में लिख लेंगे, कंपोनेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के दो कंपोनेंट्स हो गए, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। क्लियर? करेंट अकाउंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? BOT, BOS एंड BOUT, और डैश डाल के 1 2 3 या ऐसे 3 पार्ट में बांट लेंगे। BOT 3 पार्ट में बांट लो, 3 पार्ट में ऐसे ऐसे कर लो ना, 3 पार्ट में बांट लो ना, वो ऐसे याद रखना आसान होता है। क्लियर? नाउ ये जो कैपिटल अकाउंट होते हैं इसके भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये जरा लंबा सा चार्ट बनाएंगे, इनके नाम जरा लंबे लंबे हैं। हाँ, पहला आइटम है बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रोड। 3 कंपोनेंट्स हैं, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रोड। मतलब कैपिटल अकाउंट के अंदर हम पूरे वर्ल्ड से जो बोरो करते हैं और पूरे वर्ल्ड को जो लेंड करते हैं, दैट इज कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड। क्लियर? मतलब पूरे वर्ल्ड में जो हमने इन्वेस्ट किया माइनस पूरे वर्ल्ड से जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ, उसको इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड। अब ये जो है ये 2 टाइप का होता है, इसको भी 2 पार्ट में बांट लेंगे। इसका कोई टाइप नहीं है तो 2 पार्ट में बांट लेंगे। जो इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड होता है वो 2 टाइप का होता है। गुड। एक का नाम लिखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, ये बड़ा कॉमन सा टर्म है। सारे लोग ये जानते हैं कि इंडिया में FDI बढ़ रहा है। जिसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, उसको भी ये पता है कि FDI इंडिया में, वे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो दूसरी कंट्री से इंडिया में बहुत ही FDI आजकल बढ़ रहा है। बट व्हाट डज इट मीन, इस पर ये क्लियर होना चाहिए। तो FDI का मतलब होता है
एफडीआई का मतलब होता है कि वैसा परचेज, वैसा इंटरनेशनल परचेज ऑफ एसेट, वैसा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो परचेजर को उस एसेट के ऊपर कंट्रोल भी दे देता है। गेटिंग दिस? इसका मतलब समझ में आया क्या? मतलब एफडीआई वैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को कहते हैं जो इन्वेस्टर को, जिसमें वो इन्वेस्ट किया है, उस एसेट पर कंट्रोल भी ट्रांसफर कर देता है। दैट मीन्स अगर वो 50% से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, कोई बाहर की कंपनी इंडिया में किसी कंपनी में 50% से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी तो चेयरमैन तो उसी का होगा, एडमिनिस्ट्रेशन तो उसी का होगा, कंट्रोल उसी का होगा। दैट इज कॉल्ड एफडीआई। तो इसके नीचे थोड़ा सा लिख लेंगे, परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स, purchase of foreign assets giving direct control to the purchaser over the asset. To the purchaser over the asset. एफडीआई का मतलब समझ में आ गया? एफडीआई का मीनिंग क्लियर हो गया? गुड। नाउ दूसरा जो होता है उसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है परचेज ऑफ एसेट, ठीक है, इन अदर कंट्रीज नॉट गिविंग डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर ओवर द एसेट। अगर वो कंट्रोल भी दे दे, परचेज दोनों में कॉमन है, लेकिन अगर कंट्रोल परचेजर के पास आ जाए तो एफडीआई है, और अगर कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल परचेजर के पास में नहीं आया तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। गेटिंग? तो ये लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? उसी में खाली नोट लगा देना है जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लिखा, नॉट गिविंग डायरेक्ट कंट्रोल, परचेज ऑफ एसेट not giving direct control to the purchaser over the asset. क्लियर? तो ये सेकेंड कंपोनेंट पूरी तरह से क्लियर हो गया। गुड। नाउ थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट जो है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्लियर? चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो याद रखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के दो कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज एंड बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर। और बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट के भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं, बोरोइंग्स एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रोड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड, और ये भी दो टाइप का होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि परचेजर को एसेट के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल दे देता है, और पोर्टफोलियो जो परचेजर को एसेट के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं देता है। और तीसरा होता है रिजर्व ऑफ एक्सचेंज, ये चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंटर जो इस चैप्टर का सीखेंगे, लिखेंगे आइटम्स इन बीओपी अकाउंट। पॉइंटर बना लेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट नोट है। आइटम्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। हाँ, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर अभी चार कंपोनेंट देखे, चार रोज देखे, बीओटी, बीओएस, बीओयूटी, तीनों मिलाकर क्या बनता है? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। फिर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट,
इन चारों को बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ये समझ गए। अब इन चारों रोज के अंदर जो आइटम्स इंक्लूड होते हैं, गेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग मोटिव, उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो आइटम्स को दो पार्ट में बांट लेंगे, ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। बिल्कुल पूरे पेज में फैला के लिख लेंगे, ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। और इधर अकोमोडेटिंग आइटम्स। ठीक है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो भी आइटम इंक्लूड होते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, वो अर्निंग के बेसिस पर दो टाइप के होते हैं, ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस आइटम्स वैसे आइटम को कहते हैं जो कि अर्निंग के मोटिव से बीओपी में इंक्लूड होते हैं। तो ऑटोनोमस के नीचे डैश डाल करके लिखेंगे अर्निंग मोटिव। और ये जो एकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं वो गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं टू मेंटेन बैलेंस। क्लियर? तो जो एकोमोडेटिंग आइटम होंगे दे आर इंक्लूडेड इन बीओपी अकाउंट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, नॉट विथ अर्निंग मोटिव। तो डैश डाल के लिख लेंगे इंक्लूडेड इन बीओपी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। नहीं, इन पर डैश डाल के लिख लेंगे ना एकोमोडेटिंग आइटम के अंदर, इंक्लूडेड इन बीओपी। ठीक है, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? तो ये जो ऑटोनोमस आइटम होते हैं इसको एबव द लाइन आइटम कहते हैं। ये भी याद रखेंगे कि ऑटोनोमस आइटम का दूसरा नाम, नीचे डैश डाल करके लिख लो, एबव द लाइन आइटम्स। ना ऑटोनोमस का तो एकोमोडेटिंग आइटम का दूसरा नाम बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है। तो जो ऑटोनोमस आइटम होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये भी अगला पॉइंट लिख लेंगे। हाँ, ऑटोनोमस आइटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट किससे? इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। क्लियर? तो एकोमोडेटिंग आइटम डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ बीओपी। इस पॉइंट को जरा समझ लेते हैं कि सी बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में रहे या न रहे, ऑटोनोमस आइटम को उससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। जो अर्निंग मोटिव से काम कर रहा है वो तो अर्निंग मोटिव से काम करेगा, दूसरे का फायदा हो नुकसान हो क्या मतलब? इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो एकोमोडेटिंग आइटम होता है वो तो गवर्नमेंट को करना पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस रखने के लिए, ये याद रखेंगे। और एक डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑटोनोमस आइटम करंट अकाउंट में भी हो सकता है, कैपिटल अकाउंट में भी हो सकता है, लेकिन एकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होता है। गेटिंग? समझ में आ गया? इस पॉइंट को भी नोट कर लेना चाहिए। इंक्लूडेड इन करेंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। और इसमें लिखेंगे इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट ओनली, कैपिटल अकाउंट ओनली। क्लियर?
अब एग्जाम में इस पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन दे देंगे। ये सुनो, ऑटोनोमस आइटम इज इंक्लूडेड इन करेंट अकाउंट, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, ऑटोनोमस आइटम इज इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट। 4 ऑप्शन दे दिया, both statements are correct, both are incorrect, first is correct, second is incorrect, fourth option second is correct, first is incorrect, कौन सा सही होगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अभी तो लिखी एकोमोडेटिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। जो एकोमोडेटिंग आइटम होता है वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होगा और ऑटोनोमस आइटम दोनों में होगा। इसमें क्लियर रहना चाहिए, इस पर एमसीक्यू दे देंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझेंगे कि जब हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कर रहे थे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो याद होगा वहाँ पर भी कंजम्पशन के 2 टाइप सीखे, इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप सीखे। कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट में ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन याद है क्या? कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम, एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। तो बड़ा उल्टा यहाँ पर मतलब है, वहाँ पर अगर ऑटोनोमस है तो वो इनकम पर डिपेंडेंट है, और यहाँ पर जो ऑटोनोमस है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। समझ गए क्या? बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ ऑटोनोमस का मतलब इंडिपेंडेंट, यहाँ काउंटर डिपेंडेंट। यहाँ पर क्या है कि जो ये ऑटोनोमस आइटम जो होता है वो प्रॉफिट से मोटिवेटेड होता है, वहाँ और अर्निंग से मोटिवेटेड होता है, वहाँ वो होता ही होता है चाहे इनकम 0 क्यों ना हो। वहाँ पर जो इनकम पर डिपेंडेंट है वो उसको क्या कहते थे? इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये जरा डिस्टिंक्शन भी याद रखेंगे। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 मार्क में क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंटर नोट करेंगे, अगला नेक्स्ट पॉइंटर लिख लेंगे। एक डिस्टिंक्शन बड़ा पॉपुलर है इस चैप्टर में, डिफरेंस बिटवीन BOT एंड BOP, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ सर्विसेज में डिफरेंस। ठीक है, यहाँ बुक में ये दोनों में बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ सर्विसेज के अंदर यहाँ पर 5 डिफरेंसेस दिए हुए हैं। क्लियर? ये हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। 6 डिफरेंसेस सीख लेते हैं। एग्जाम में ये 3-4 मार्क में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं, तो खूब अच्छी तरह से इसको समझेंगे, एक बार में याद हो जाएगा। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, अब दिमाग में पिक्चर इसका आ चुका है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट 4 रो, पहला रो BOT, BOS दूसरा रो, BOUT तीसरा रो, और तीनों का टोटल बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, फिर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिर करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। क्लियर? तो एग्जाम में डिफरेंस जो देते हैं, BOT फर्स्ट रो एंड BOP लास्ट रो। गेटिंग? इन दोनों में डिफरेंस पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? तो इसको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी एक बार सुन लेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से समझेंगे। पहला डिफरेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मतलब इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स फर्स्ट, ठीक। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स
all economic transactions between the residents of a country and rest of the world. समझ में आ गया? पहला डिफरेंस याद भी हो गया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स और गुड्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स all economic transactions between the residents of a country and rest of the world. Clear? Number 2, balance of trade is part of current account. Balance of payment includes current account and capital account. समझ में आ गया? ये भी याद हो गया. Number 3, balance of trade may be in equilibrium or disequilibrium. Disequilibrium का मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकता है, इंपोर्ट कम हो सकता है, या इंपोर्ट ज्यादा हो सकता है, एक्सपोर्ट कम हो सकता है, या दोनों इक्वल हो सकते हैं. बट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम. ये भी समझ में आ गया. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए नैरो कॉन्सेप्ट. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए नैरो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स balance of trade. Clear? See, deficit of BOT मतलब अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, डेफिसिट हो जाए, तो डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी एडजस्टेड थ्रू बैलेंस ऑफ सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बट द डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी एडजस्टेड थ्रू द सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. And last, 6th difference, balance of trade is not a true indicator of economic prosperity of a country, जबकि balance of payment is a true indicator of economic prosperity of a country. समझ में आ गया? याद भी हो गया? इसको आज ही नोट बना लेंगे अपनी कॉपी में, पूरा चैप्टर पढ़ के. वैसे तो बहुत सारे नोट्स हो ही गए हैं, ये बना लेंगे. अब सबसे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आते हैं. छोटा सा टॉपिक है. सी, वैसे तो अकाउंटिंग सेंस में ये डबल एंट्री के बेसिस पर बनता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस में होना चाहिए, लेकिन अभी अभी सीखे कि जो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेट से मतलब नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में रहे या ना रहे, वो तो अर्निंग नोटिस से काम कर रहा है. मतलब ये हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, ठीक है, ये ऑटोनोमस आइटम डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट कर देता है. क्लियर? तो व्हेन वी से डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, वी मीन ओनली डिसइक्विलिब्रियम ड्यू टू ऑटोनोमस आइटम, बिकॉज द disequilibrium created by balance of autonomous item will be set off by accommodating item. Accommodating item तो उसको बैलेंस कर देगा अपने थर्ड कंपोनेंट की वजह से, चेंज इन फॉरेन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. क्लियर? तो व्हेन वी से कि बैलेंस डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, वी मीन डिसइक्विलिब्रियम ड्यू टू ऑटोनोमस आइटम्स ओनली. Clear? And disequilibrium created by autonomous item will be adjusted, set off through accommodating item. Accommodating item will make balance of payment account equal. This is total balance of payment account.